हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं। ये हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट नंबर 3 का। ये फोर्थ पार्ट है। एक्चुअली मैं घर पे आया था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि इसको हम लोग ने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो कंटिन्यू आता रहा, इसीलिए मैंने लेक्चर को छोटा कर दिया था। तो आज 5 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। ये हम सारे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल से आपको पूरा दो मतलब वीडियो में आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में, 10 दूसरी में, ठीक है। और आप लोगों को अगर जो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कशन ग्रुप भी है, जहां आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर लिख के क्वेश्चन का और आंसर पेस्ट भी वहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो फ़ोटो खींच के वहां पे आप लोग आंसर भी अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आप लोग एक दूसरे का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आंसर, उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसमें कहा गया है कि जो सत्तावादी शासन की अवज्ञा के साथ आरंभ हुई फ्रांसीसी क्रांति की यह विडंबना है कि इसने एक अन्य सत्तावादी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चर्चा कीजिए। तो मतलब इसमें चर्चा करना है, मतलब डिस्कस करना है। देखो, इसमें होता है कि मतलब डिस्कस करना होता है, एक होता है चर्चा करना, एक है विवेचना करना, मतलब एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लेना है। तो इसमें देखो क्या है, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को संक्षेप में हमको बताना है, क्योंकि ये शासन की बात हो रही है। तो जहाँ शासन की बात हो जाती है, वहाँ आपको सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो है जो फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है, उसके संक्षेप में हमको मतलब एक ब्रीफ में डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति और जो फ्रांस का एक सत्तावादी शासन था, उसे कैसे समाप्त किया गया और ये फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, क्या हुआ, इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक सत्ताधारी शासन के मार्ग प्रशस्त किया, मतलब अंततः एक और सत्तावादी शासन के मार्ग को प्रशस्त किया। तो ये किस प्रकार प्रशस्त हुआ है, इसमें क्या क्या हम लोगों ने किया है जिससे ये मतलब ऐसा हुआ है। तो इतना बड़ा चेंज आया, ड्रास्टिक एक चेंज आप लोग देखने को पाएंगे। तो इसमें हमको बताना है इन चीज़ों पे, तो इसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, 18 जो हमारी 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों या स्टेट में विभाजित था। यानी 3 वर्ग, या तो 3 वर्ग कह सकते हैं या हम उनको 3 स्टेट कह सकते हैं, उसमें विभाजित था। कुलीन वर्ग और पादरियों को सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि तृतीय स्टेट के मध्यम वर्ग और कारीगर, मजदूर और किसान सम्मिलित थे, जिन पर व्यवहारिक रूप से कराधान का संपूर्ण भार आरोपित किया जाता है। देख रहे हैं, मतलब जो कारीगर, किसान, मजदूर, इन्हीं लोगों पे सबसे ज़्यादा मतलब देखने को मिलता था वेटेज, जो मतलब उसका कर का था, मतलब जो टैक्सेशन था, तो इन्हीं पे सबसे ज़्यादा लगाया जाता था। और ये कौन करता था, जो कुलीन वर्ग था और पादरी थे, ठीक है। यही लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे और उन्हीं का वही मतलब उसका भरण पोषण करते थे। तो इसके अतिरिक्त जब राजा लुई 14वें के प्रशासन में पक्षपात, भाई भतीजावाद और जो वित्तीय दिवालियापन आदि समस्याएं व्याप्त थी। तो इसमें सब भाई भतीजावाद भी था, नेपोटिज्म जो आज भी व्याप्त है, ये भी कह सकते हो। इसीलिए देखो ये क्वेश्चन इसीलिए मतलब हिस्ट्री के उमड़ कर आते हैं ऊपर, क्योंकि आज भी वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले होती थी। लेकिन ये कह सकते हो कि पहले एक मतलब अनऑर्गेनाइज चीज़ें थी और अब ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करें तो थोड़ा सा अंतर आया है, ये कह सकते हो। लेकिन बस वही सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है। ये 1789 में आपको देखने को मिली थी। फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक अशांति की अवधि को चिन्हित किया है और लोग राजशाही आधारित अधिकार, वर्ग विशेषाधिकार और निरंकुश शासक से मुक्ति करना चाहते थे। कि मतलब वो जो ये राजशाही थी उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जो वर्ग विशेषाधिकार जैसे पादरियों को मिला था उनसे जो है, और ये जो निरंकुश शासन उस समय था, कोई नियम नहीं थे, कोई संविधान नहीं था, उनसे मुक्ति पाना चाहते थे, ठीक है। तो इस आधार पे ये मतलब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें अब एक सत्तावादी शासन के विरोध के रूप में जो फ्रांसीसी क्रांति, तो इसमें क्या है कि ये मतलब प्रचलित राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों ने
जनता के मध्य तीव्र असंतोष उत्पन्न कर दिया। तृतीय स्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा जो टेनिस कोर्ट शपथ था के बाद इसमें 2 अन्य स्टेट भी शामिल हो गए। बलपूर्वक नेशनल असेंबली के दमन के प्रयास में ने लोगों को क्रोधित कर दिया और क्रुद्ध जनता ने बस्तील किले की जेल को तोड़ दिया और नेशनल गार्ड का गठन किया। तो वो वहाँ से निकल कर सब लोग आए, ठीक है। तो ये जो बास्तील के पतन तथा नेशनल गार्ड को मान्यता प्राप्त होने जैसी घटनाओं ने अन्य प्रांतों में भी असंतोष को तीव्र कर दिया, जहां इसी क्रम में नगर पालिका सरकारें और प्रांतीय नेशनल गार्ड स्थापित किए गए। कृषकों ने वर्षों के शोषण का विरोध किया और टैक्स कलेक्टरों और जमींदारों कुलीन वर्गों के घरों को लूट कर जला दिया। इसी प्रकार क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रेरित जन असंतोष ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने पुरानी शासन प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दिया और नेशनल असेंबली द्वारा एक नया संविधान तैयार किया गया, जिसमें आधुनिक विशेषताओं को अंगीकृत किया गया था, परंतु साथ ही यह कई दोषों से भी ग्रसित था। जैकोबिन्स और कार्डेलियर्स जैसे राजनीतिक क्लबों का उदय हुआ। नेशनल असेंबली ने नवनिर्वाचित एवं अनुभवहीन सदस्यों पर इसके अति गणतंत्रात्मक विचारों का प्रभाव विनाशकारी सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये नेशनल असेंबली 2 मुख्य समूहों जैसे कि ट्यूशनलिस्ट जो बात करें तो संविधानवादियों और दी रिपब्लिक मतलब गणतंत्रवादियों के मध्य विभाजित हो गई और संविधानवादी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के समर्थन में, ठीक है, समर्थक थे। ये मतलब जो ये राजतंत्र था संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के समर्थक थे, जबकि गणतंत्रवादी 2 चरम गुटों में विभाजित थे। एक था तुम्हारा उदारवादी जो आपको देखने को मिलेगा, जो इसमें एक था उदारवादी जिसे जीरोदिस्ट कहा जाता था और जो चरमपंथी थे इन्हें जैकोबिन्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया था इन सबको। तो इसके बाद क्या हुआ कि असेंबली द्वारा पारित किए गए आदेश और राजा द्वारा उन पर वीटो के प्रयोग के पश्चात अनियंत्रित भीड़ द्वारा हिंसा का दौर प्रारंभ हुआ। अंततः जीरोदिस्ट ने निष्कासन के साथ उदारवादी रिपब्लिकन का असेंबली में वर्चस्व समाप्त हो गया। इसने 1772 से 1794 तक आतंक के शासन का मार्ग प्रशस्त किया, जिनके भय की नीति का पालन करके राष्ट्रीय एकता को बहाल करने का प्रयास किया। सार्वजनिक सुरक्षा समिति ने न्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करते हुए अनेक लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया, मतलब मृत्युदंड पर चढ़ा दिया। गिलोटिन का मतलब होता था वहाँ फ्रांस में कि मृत्युदंड देना, ठीक है। तो उस पर चढ़ा दिया इन्होंने। और फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण एक कट्टरपंथी गुट से दूसरे गुट के हाथों में झूलता रहा, जिन्होंने अपने स्वेच्छाचारी नीतियों का अनुपालन किया। ऐसी कुछ अप्रासंगिक और अनुचित नीतियों में दिनों और महीनों का नाम परिवर्तित कर कैलेंडर को पुनर्गठित करना और कल्ट ऑफ रीजन नामक एक चर्च की स्थापना और फ्रांस के दिवालिया हो जाने और उसकी सेना के अव्यवस्थित एवं युद्ध के लिए अयोग्य हो जाने की स्थिति में भी शक्तिशाली यूरोपीय देशों के साथ युद्ध की घोषणा करना शामिल थे। तो ये इनके मतलब मैनिफेस्टो में शामिल था, ठीक है। तो इन सब बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो 1799 में नेपोलियन के उदय के फलस्वरूप फ्रांस में कुछ राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई। नए फ्रांसीसी समाज के जो संविधान के तहत नेपोलियन ने स्वयं को एक निरपेक्ष सम्राट की भांति असीमित कार्यकारी शक्ति प्रदान की। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने अधिनायकवादी शासन को अस्वीकृत किया, फिर भी क्रांति के पश्चात की घटनाओं ने इसकी विरासत और उच्च आदर्शों को दूषित कर दिया। तो इस प्रकार मतलब फ्रांसीसी क्रांति का जो उदय हुआ, उनका मतलब उस शासन का जो निरंकुश शासन था उसको समाप्त किया गया और बाद में फिर भी बाद में जो उच्च आदर्शों को जो है दूषित कर दिया। बाद में आते आते चीज़ें सही हुई, लेकिन नेपोलियन आते आते उसके बाद फिर भी मतलब चीज़ें दूषित हो गई थी, ठीक है।
उस तरह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ एक कह सकते हो कि एक मतलब ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था। ठीक है, और वहीं से मतलब पूरे विश्व में इसी मतलब स्वतंत्रता के लिए, इसीलिए इंडिया भी उससे प्रभावित था। फ्रांस में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, उससे जो ये भगत सिंह वाली शाखा थी, इसमें जो आपको क्रांतिकारी जो गतिविधियां देखने को मिलती थी, ये इसी के कारण देखने को मिलती थी। ये लोग फ्रांस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इसमें स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की परिणति विश्व के कई भागों में बी औपनिवेशिकरण के रूप में हुई है। तो बी औपनिवेशिकरण के रूप में मतलब डी कोलोनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें देखो क्या क्या हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे पूर्व जो औपनिवेशिक देशों और औपनिवेशिक देशों की स्थिति का जो है ब्रीफ में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, और विश्व युद्ध के दौरान इसके पश्चात दृष्टिगत उन कारकों को रेखांकित कीजिए जो मतलब जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में जो ये मतलब डी कोलोनाइजेशन जो हुआ है ना, इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। बी औपनिवेशीकरण की मतलब उपनिवेश को समाप्त करना, जो औपनिवेशिक मतलब सत्ता के द्वारा किसी देश पे जो कोई शक्तिशाली देश उस पे जो है उसका अधिग्रहण कर लेता था, उसको अपने अधीन रखता था। ठीक है, उसको हमको समाप्त करना और उसके क्या क्या परिणाम हुए, किस तरह उसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो उनके बारे में हमको डिस्कस करना है इसमें। तो देखो बी औपनिवेशीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपनिवेशों को राजनीतिक रूप से औपनिवेशिक देशों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व अफ्रीका, एशिया और सर्वाधिक उपनिवेश वाले ब्रिटेन, फ्रांस सबसे बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असफलता और उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के प्रसार के कारण भी औपनिवेशिक की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और ठीक है, तो ये मतलब उपनिवेश समाप्त होने लगे थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, जो 1939 से आपको 45 तक देखने को मिला था। ठीक है, और विश्व युद्ध की समाप्ति और बी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो यूरोपीय अजेयता संबंधी धारणा को आघात मतलब एक एशियाई शक्ति जापान और ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस को पराजित किया और उसके क्षेत्रों यानी मलाया, सिंगापुर, बर्मा पर अधिकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोगों को मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा और तथा इस घटना ने उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड है कि हमारा उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन, जितने भी उपनिवेशिक देश थे जैसे भारत, वियतनाम और कई उपनिवेशिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आरंभ होने वाले पूर्व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी हुआ। हालांकि उस युद्ध का परिणाम था कि जिसने इस उपनिवेशों को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अंतिम रूप से प्रोत्साहित किया। तो वहाँ आंदोलन जितने भी औपनिवेशिक मतलब ये देश थे जिनके अंदर उपनिवेश स्थित था, तो उन लोगों ने अपनी राष्ट्रवादी भावना को जागृत करवाया। ठीक है, और बाह्य विश्व से संपर्क मतलब युद्ध में भागीदारी ने कई अफ्रीकी और एशियाई लोगों को अपने स्वयं के देश और बाहर देशों की विरोधाभासी सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराया और उनके लिए विडंबनापूर्ण था कि वे यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता के लिए युद्धरत थे, जबकि उन्हें शायद ही स्वतंत्र माना जा सकता था। यूरोपीय लोगों के इस पाखंड को भारत में गांधी और नेहरू, घाना में कामे एनक्रूमा और केन्या में जोमो केन्याटा द्वारा उजागर किया गया। मतलब वो लोग क्या करते थे, जहाँ औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कर रखे थे, ठीक है, जैसे यूरोपीय कंट्री जैसे ब्रिटेन की बात कर लें, तो ये मतलब क्या करते थे, भारत में वो लोग क्या करते थे कि उनके लिए अलग रूल है, लेकिन जो ब्रिटिश जो नागरिक हैं उनके लिए अलग रूल है। तो इन चीज़ों को उजागर किया, तो इससे लोगों को मतलब उनसे जुड़ाव हुआ। ठीक है, जो मतलब ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो भी हुई और ये हमारी जो आज़ादी की जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है। यूरोपीय नीतियां जैसे युद्ध के दौरान उपनिवेशों में लोकप्रिय भावनाओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास में यूरोपीय शक्तियों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने संबंधी वादे किए गए, जिसने युद्ध के समाप्त होते ही उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्ति की उम्मीद को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का वादा किया। ठीक है,
और सैन्य और आर्थिक क्षति की बात करें तो युद्ध में कई यूरोपीय राष्ट्रों को सैन्य और आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया। यूरोपीय राष्ट्र इन उपनिवेशों के प्रशासन का संचालन अत्यधिक व्यय के कारण जो इतना व्यय हो रहा था उसके कारण अत्यधिक कठिन हो गया, जिससे कि मतलब इन लोगों पर बहुत अच्छा जो मतलब बहुत दबाव पड़ा और ये लोग मतलब इससे निकलकर बाहर निकले। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा बाह्य दबाव। तो संयुक्त राज्य अमेरिका साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति चाहता था, क्योंकि स्वतंत्रता प्रदान करने में विलंब के कारण इन उपनिवेशों में साम्यवाद का विकास हो सकता था। इसके अतिरिक्त अमेरिका इन स्वतंत्र उपनिवेशों को एक संभावित बाजार मानता था। इसी प्रकार यूएसएसआर द्वारा भी साम्राज्यवाद की निंदा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार बाहरी दबाव भी इन लोगों पे था, जिससे इनको अपना उपनिवेशिक जो सत्ता छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, और आज़ादी देशों को आज़ादी देनी पड़ी थी, उनको आज़ाद किया गया था। तो वर्ष 1945 से 60 के मध्य एशिया और अफ्रीका के लगभग 3 दर्जन नए राष्ट्र ने अपने यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों से स्वायत्तता और या स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि औपनिवेशीकरण की कोई एक निश्चित प्रक्रिया नहीं थी। कुछ देशों में यह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई, जबकि अन्य देशों में एक लंबी क्रांति के पश्चात प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें उपनिवेशों से किस प्रकार स्वतंत्रता मिली थी। ये तो हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि इंडिया में जिस तरह से उपनिवेशिक सत्ता थी, पूरे इंडिया को कैप्चर कर रखा था ब्रिटेन ने। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने कितना लंबा संघर्ष चला हमारा, तब जाके हमको आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने के पश्चात उपनिवेशवाद के प्रसार हेतु उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसमें देखो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्या है, इसको संक्षेप में हमको डिस्कस करते हुए क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा अंतर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के पश्चात होने वाले उपनिवेश के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, तो उन कारकों को हमको ब्रीफ में डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो अगर साम्राज्यवाद की बात करें तो साम्राज्यवाद से आशय किसी देश द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर सत्ता नियंत्रण अथवा शासन का विस्तार करने से है। यह सैन्य कूटनीति अथवा उपनिवेशवाद के माध्यम से किया जा सकता है। क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करके अथवा अन्य माध्यमों से उपनिवेश को अर्जित करना तथा उन्हें शासनाधीन करना ही उपनिवेशवाद है। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अगर मध्य हम अंतर की बात करें तो इसमें देखो क्या आपको मिलेगा। जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के मध्य अंतर की अगर हम बात करें तो इसमें साम्राज्यवाद में निहित मुख्य उद्देश्य की अधीनस्थ राज्य पर जो राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करके अथवा उनके बिना साम्राज्यवादी देश में आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना, जबकि उपनिवेशवाद के तहत अधीनस्थ राज्य को प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में लाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे साम्राज्यवादी में तो प्रत्यक्ष आपको ले आते हैं कि प्रत्यक्ष उसके अंतर राजनीति के अंतर्गत लाते हैं, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा उपनिवेशवाद उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से साम्राज्यवाद स्थापित किया जाता है। तो पहले साम्राज्यवाद आएगा, फिर उपनिवेशवाद आएगा। उपनिवेशवाद के तहत उपनिवेशवाद अपने देश के प्रति निष्ठा बनाए रखते हुए स्थायी रूप से नए क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। साम्राज्यवाद में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। उपनिवेशवाद एक क्षेत्र की सामाजिक संरचना, भौतिक संरचना और अर्थव्यवस्था को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। दीर्घ अवधि में विजित क्षेत्र की विशेषताएं और जो विजेता राष्ट्र से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए अगर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर ब्रिटेन का प्रभाव बना हुआ है, तो इसके बारे में ये कह सकते हैं। ये उपनिवेशवाद और इसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि उपनिवेशवाद की तुलना में साम्राज्यवाद का लंबा इतिहास रहा है। जहां उपनिवेशवाद का आरंभ 15वीं शताब्दी से हुआ, वहीं साम्राज्यवाद की उत्पत्ति रोमन काल से मानी जाती है। 1950 से 60 के दशक में आपको देखने को मिलेगा कि उपनिवेशवाद का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन साम्राज्यवाद के एक नवीन स्वरूप धारणा
मतलब जो एक नवीन स्वरूप धारण कर लिया, अर्थात राजनीतिक रूप से स्वतंत्र लेकिन आर्थिक रूप से अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक शोषण की पद्धति। यही पद्धति वर्तमान में भी प्रचलित है। तो मतलब हमारा उपनिवेशवाद तो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसका जो एक नवीन धारणा के साथ साम्राज्यवाद अब भी मौजूद है, ठीक है, विश्व में। तो औद्योगिक क्रांति कृषि और हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आरंभ हुई थी तथा वहां से विश्व के अन्य भागों में विस्तारित हो गई। औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने के पश्चात उपनिवेशवाद के प्रसार हेतु उत्तरदायी कारकों में कौन कौन शामिल है, तो ये हमको देखना है। तो इसमें देखो, जो औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था को प्रेरित किया, जहां इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ की प्राप्ति था, ठीक है। यहाँ कम मजदूरी दर और उच्च उत्पादन के माध्यम से संचालित किया गया। हालांकि कम मजदूरी विनिर्मित उत्पादों की कम मांग का कारण बनी। इस प्रकार पूंजीवादी देशों ने अपने उत्पादों के लिए नए बाजार और क्रेताओं की खोज करना आरंभ कर दिया। यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका के बाजार तक पहुंच स्थापित करने में सफल रहे, जहां अभी तक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है। तो देख रहे हो कितने पिछड़े हैं हम लोग, मतलब इंडिया में भी और अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्री जितनी भी हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है जहाँ पे अब भी औद्योगिक क्रांति नहीं आई है। और देखो, ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी से पहले ही आ गई थी, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो यूरोपीय बाज़ारों को कच्चे माल के नए स्रोतों की आवश्यकता थी। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीकी और एशियाई देशों में उत्पादन के प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया तथा परिश्रम के कारखानों जो पश्चिम में कारखानों में उपयोग हेतु अनुकूलन उत्पादों को विकसित किया। और औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों में संपत्ति का सृजन में सहायता की। वित्तीय निवेशकों द्वारा नए उपनिवेश में अधिशेष धन का निवेश करना आरंभ किया, जहां उपनिवेश द्वारा प्रतिफल यानी रिटर्न की गारंटी प्रदान की जाती थी। और ये परिवहन संचार में परिवर्तन ने एशिया और अफ्रीका के अधिग्रहित क्षेत्रों में यूरोपीय देशों तक पुराने नौकायन जहाज़ों की तुलना में अत्यधिक तीव्रता से वस्तुओं का परिचालन सक्षम बनाया। और सस्ते श्रम की सहायता से साम्राज्यवादी देशों द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों में रेल मार्ग और अंतर्देशीय जलमार्ग का निर्माण, कच्चे माल और निकासी और नए बाजारों में अपने विनिर्मित उत्पादों का विक्रय के लिए किया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितनी मतलब इन लोगों ने योजनाएं बनाई, कितनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की और क्या क्या मतलब बाज़ार ढूंढे, कच्चे माल के लिए बाज़ार ढूंढे और प्रोसेस्ड माल के मतलब तैयार किए गए माल के लिए बाज़ार ढूंढे, और हमें कहाँ से रॉ मटेरियल मिल सकता है, उन सब के लिए इन लोगों ने किया। तो इस प्रकार ये औद्योगिक क्रांति के आरंभ ने मुख्य रूप से निवेश और कच्चे माल तथा बाज़ारों की सुरक्षा के लिए यूरोपियों को एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो इन लोगों ने हमको उपनिवेश बनाया क्योंकि उनकी आवश्यकता भी थी, और कहीं ना कहीं हमारी भी आवश्यकता थी। इसके लिए हम कह सकते हैं क्योंकि हमको सस्ते में माल मिल जाता था, लेकिन एक तरफ हमको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हमको एक नुकसान भी देखने को मिला। तो अब है सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। तो सोवियत संघ और उसका विघटन क्या था, ठीक है। सोवियत संघ कौन कौन से थे, इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे, और ये सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, ठीक है। और इनके मुख्य बिंदुओं पर हमको निष्कर्ष में लिखना है, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा मतलब सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसमें ब्रीफ में, ठीक है। तो यूएसआर के नेतृत्व में स्थापित 15 गणराज्य का एक परिसंघ था, मतलब 15 गणराज्य इसमें यूएसएसआर में शामिल थे। और वर्ष 1922 से 91 तक इसे वैश्विक राजनीति को व्यापक रूप से नियंत्रित एवं प्रभावित किया गया। हालांकि वर्ष 1991 में यह अनेक यानी 15 छोटे छोटे देशों में विघटित हो गया। तो देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, जो मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म आया था इंडिया में, ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी सारी व्यापार के लिए सारे रास्ते खोल दिए थे विदेशों में।
तो उनके लिए तभी इसका भी विघटन हो गया सोवियत संघ का। और सोवियत संघ के विघटन है तो उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? तो एक राजनीतिक कारण भाई ये तो हो ही गया, क्योंकि राजनीतिक कारण में क्या था कि मतलब दोहरे सुधार यानी पैरो पैरोस्ट्रोय उस्त्रोइका या ग्लासनोस्त के बारे में अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1980 के दशक में गोर्बाचेव द्वारा यूएसआर के पुनर्गठन संबंधी सुधार हेतु ग्लासनोस्त यानी राजनीतिक खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्निर्माण की शुरुआत की गई। हालांकि यूरोप में साम्यवादी के पतन का मार्ग प्रशस्त करने वाले इन सुधारों को प्रारंभ करने के पश्चात उन्हें नियंत्रित करना कठिन रहा, और उदाहरण के लिए ग्लासनोस्त के कारण सोवियत प्रणाली को अत्यधिक आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो ये जो राजनीतिक सुधार में जो ये आपको देखने को मिलेगा, और ये गोर्बाचेव द्वारा बहुदलीय प्रणाली के साथ चुनाव की अनुमति और सोवियत संघ के लिए एक अध्यक्षीय प्रणाली के गठन के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिकरण की एक धीमी प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसने अंततः साम्यवाद नियंत्रण को अस्थिर किया और सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखो राजनीतिक जवाबदेहिता का अभाव था, क्योंकि लगभग 70 वर्षों तक एक दलीय शासन में अधिनायक स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी, और जिसके कारण जो सोवियत संघ प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता को बढ़ावा मिला था। तो इसीलिए ये हमारा ये एक राजनीतिक कारण था। दूसरा हम बात करें तो आर्थिक कारण में क्या था, तो एक आर्थिक कारण ये है कि मतलब 1990 में दूसरी बार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव, कालाबाजारी, जमाखोरी सामान्य रूप से प्रचलित थी। मुद्रा के समर्थन के कारण वेतन में बढ़ोतरी हुई तथा मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। राजकोषीय नीति के कुप्रबंधन ने देश को बाह्य कारकों के प्रति सुभेद्य बना दिया, और तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण सोवियत जो अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ, मतलब उसका जो है डिक्लाइन हुआ। ठीक है, इससे जो है ये हमको ये आर्थिक कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जो ये आर्थिक कारण में बात करें तो सोवियत अर्थव्यवस्था के ह्रास के अन्य कारण भी थे। इसमें कौन कौन से कारण थे? तो हथियारों की प्रतिस्पर्धा के कारण रक्षा क्षेत्र में अधिक व्यय और नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं व अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई थी इसमें, और पूर्वी यूरोप में उपनगरीय राज्यों का व्यापक प्रबंधन था, और यूएसएसआर राज्यों के तहत शामिल मध्य एशियाई गणराज्यों का प्रबंधन जो ये प्रबंध किया गया, इसीलिए ये भी एक मतलब इसका कारण था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद का उदय। तो रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया आदि देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, जिसके चलते हमारे यहाँ ये भी एक कारण था, जिससे जो ये यूएसआर का विघटन इसके कारण हुआ था, क्योंकि सब जितने भी राष्ट्र थे सब स्वतंत्र होना चाहते थे, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, क्योंकि किसी के अधीन उनको रहना अधीनता पसंद नहीं थी। और इसका एक अन्य कारण और देख सकते हैं, जैसे चेरनोबिल परमाणु घटना हुई थी। ठीक है, तो चेरनोबिल में क्या हुआ था कि जो एक प्रारंभ में सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना को गोपनीय रखा गया, जिसके कारण स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुआ। अंततः इनसे सोवियत सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास में वृद्धि की गई। तो ये मतलब पहले इनको गुप्त रखा गया, उसके बाद जब दुर्घटना हो गई तब उनका खुलासा हुआ, तो मतलब लोगों को पता चला, अन्य जो उनके अलाई थे, ठीक है, तो इनको पता चला कि ये लोग बताओ ऐसा भी कर रहे हैं जिससे हमारी जान माल की क्षति होगी। ठीक है, और अफ़गानिस्तान में जो संकट हुआ था, जो सोवियत समर्थित अफ़गान सरकार के समक्ष जो साम्यवाद विरोधी विद्रोहियों द्वारा संकट उत्पन्न किया गया। सोवियत जो समर्थक एक आक्रमण के रूप में परिवर्तित हो गया, जिस कारण सोवियत संघ अफ़गान विरोध आंदोलन के साथ एक गोरिल्ला युद्ध में संलग्न हो गया, और 1987 से 89 तक अफ़गानिस्तान में से जो ये मतलब सोवियत सेनाओं की वापसी के समय तक इसे कोई ठोस सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस कारण यूएसआर को राजनीतिक रूप से अपमानित होना पड़ा, और इससे आर्थिक रूप से व्यापक क्षति भी हुई थी। तो मतलब इन लोगों ने वहाँ एंट्री तो अफ़गानिस्तान में की, लेकिन इनको जो है वहाँ सफलता नहीं मिली। इस कारण ये भी एक कारण था इसमें। ठीक है, और अगर बात करें तो अमेरिकी नियंत्रण का जो सिद्धांत था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पश्चिमी जर्मनी और अन्य जो गैर साम्यवादी राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से ये अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध हुई। पूर्व में इन जो
अर्थव्यवस्थाओं की यूरोपीय सोवियत संघ देशों द्वारा पूंजीवादी के रूप में आलोचना की गई। हालांकि इन देशों की समृद्धि ने लोगों को आकर्षित किया था, तो मतलब आकर्षित किया था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, तो यूएसआर के विघटन ने शीत युद्ध, हथियार की प्रतिस्पर्धा, वैचारिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त इसने वैश्विक शक्ति संरचना में परिवर्तन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी विचारधारा के प्रभुत्व के साथ साथ एक ध्रुवीय विश्व, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि संस्थानों की भूमिका में वृद्धि हुई तथा इसके साथ ही नए देशों का उद्भव और नाटो के साथ बाल्टिक देशों का भी नए गठबंधन का उदय हुआ था। तो इससे मतलब ये हमारा यूएसआर का विघटन से कौन कौन से परिणाम हुए, ये भी हमको मतलब इसमें हमने संक्षेप में अपना दे दिया है। ठीक है, आपको जितना पॉइंट अच्छा लगे उतना इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें बहुत वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको कंसाइज कर देने हैं पॉइंट को। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए और इसके प्रतिभावों की विवेचना कीजिए। तो कौन से जो इराक और ईरान का युद्ध था उसके लिए कौन कौन से कारण थे, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और कारण क्या थे, इनके रूप में हमको लिखना है। तो ये क्या था मतलब कारण की ये त्रासदी। तो इसमें इराक और जो ईरान इराक युद्ध ईरान और इराक के मध्य 1980 से 88 तक जारी रहा एक सशस्त्र संघर्ष था। इसे क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने हेतु इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें इराक द्वारा बिना किसी औपचारिक पूर्व चेतावनी के ईरान पर आक्रमण किया गया था। इस युद्ध की समाप्ति संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता द्वारा युद्ध विराम की स्वीकृति के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। तो दोनों देशों के मध्य दीर्घकालीन सीमा विवाद 1975 में ये मतलब अल्जीरिया समझौते द्वारा ईरान को अपने क्षेत्रों का प्रत्यार्पण इराक को करने के लिए विवश किया गया। साथ ही इसमें दोनों देशों के मध्य शत अल अरब जलमार्ग के जो साझाकरण का भी प्रावधान किया गया था, जो तेल निर्यातक के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग था। हालांकि इराकी जनता द्वारा अल्जीरिया समझौते को अपमानजनक माना गया था। ठीक है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। चरमपंथी इस्लाम के प्रसार का भय, तो ये भी एक कारण था इसमें। तो इस्लाम जो ईरान से इराकी क्षेत्रों में होता था, ये जो चरमपंथी इस्लाम का प्रचार, तो इराक द्वारा विचार की असंकित विचार मतलब इराक इस विचार से असंकित था कि वर्ष 1979 में हुई ईरानी क्रांति द्वारा इराक में लंबे समय से पीड़ित शिया जो समुदाय के मध्य विद्रोह को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ईरान के आयतुल्ला द्वारा ईरान की जो बात सरकार को सत्ता के अभ्यस्त करने का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो ये मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम को जो ईरानी लोग थे ये बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रचार के लिए होते मतलब बहुत ज़्यादा इसको चरमपंथी मानते थे। ठीक है, जो ये शिया था इसको बढ़ावा दिया गया था। और सद्दाम हुसैन का उद्देश्य मिस्र को इसकी अरब नेतृत्वकर्ता की भूमिका में प्रस्थापित करना और फारस की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना था। इसी संदर्भ में माना गया था कि ईरान पर एक सफल आक्रमण से उसके पेट्रोलियम भंडार में वृद्धि होगी। सद्दाम हुसैन का मानना था कि ईरानी सेना कमज़ोर और हतोत्साहित हो जाएगी, इसलिए कट्टरपंथी अधिग्रहण के तुरंत पश्चात उन पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। ईरान को यह लगा कि क्रांतिकारियों और प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगावों के कारण ईरान की स्थितियां अत्यधिक कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि इसका आकलन सही नहीं था। तो ये लोग मतलब यहाँ पे सद्दाम हुसैन जो है विफल हो गया, वो अच्छे से इसका अनुमान नहीं लगा सका था। ठीक है, तो ये भी एक इसका कारण था। और ईरानी जनता द्वारा जो ये दावा किया गया था कि तेल उत्पादक खुजेस्तान और के ईरानी सीमा प्रांत पर उसका अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए था। यह अरबों द्वारा आवासित क्षेत्रों और तथा जो ये सद्दाम
को जो अपेक्षा की थी कि वे ईरान को समर्थन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अधिकांश ईरानी लोग अरबी ना होकर फारसी थे। ठीक है, इसमें शामिल दोनों देशों को बिना किसी इच्छित परिणाम प्राप्त हुआ। यह युद्ध 8 वर्षों तक जारी हुआ। हालांकि दोनों देशों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जान माल की क्षति के अतिरिक्त इसके अपने प्रतिप्रभाव थे। अर्थात मतलब 8 वर्षों तक जारी हुआ युद्ध ने ईरान और इराक की आर्थिक समृद्धि को अवरुद्ध कर दिया तथा मध्य पूर्व को अधिक कमज़ोर और अस्थिर बना दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अरब क्षेत्र में स्पष्ट ध्रुवीकरण हो गया और समर्थन से संबंधित दुविधा की स्थिति समाप्त हो गई। सीरिया और लीबिया ईरान के पक्ष समर्थक थे, जबकि मिस्र, जॉर्डन और अधिकांश खाड़ी देश इराक के समर्थक बने रहे। वर्ष 1988 तक गठबंधनों और प्रतिपक्षों के एक नए भू राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण हो गया। तो इस युद्ध ने मध्य पूर्व में संप्रदायवाद के उदय को प्रेरित किया। इस नवगठित संप्रदायवाद की प्रथम पीड़ित इराक की शिया आबादी थी। एक अनुमान के अनुसार उस समय देश की आर्थिक हानि लगभग $500 बिलियन से अधिक थी, मतलब $1.2 ट्रिलियन। तो इतना अमाउंट उस समय था, जो साथ ही आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ और तेल निर्यातक भी बाधित हुआ रहा। युद्ध के पश्चात ईरान ने नगदी की गंभीर कमी उत्पन्न हो गई। इसने कुवैत के समृद्ध तेल कुएं पर अधिग्रहण करने हेतु इस पर आक्रमण कर लिया। हालांकि यह इराक को पराजय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव की ओर ले गया। तो जो ईरान के तेल निर्यातक का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से किए गए आक्रमण के कारण पश्चिम की ऊर्जा आपूर्ति के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। तो 1988 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम पर सहमति प्रदान की गई और इस शांति समझौते पर 1990 तक सहमति बनी रही थी। ठीक है, मतलब 2 ही साल ये सहमति बनी रही, फिर से ये संघर्ष आगे जारी हो गया था। लेकिन अब तो नॉर्मल कंडीशन कही जा सकती है। इस समय तो हमारा जो ये चल रहा है इस वाले क्षेत्र में, इस समय तो अमेरिका से ही हमारा जो ये एशियन कंट्री हैं, जो ये वेस्ट एशिया वाली, तो इनका तो इंडिया से तो इसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं। लेकिन हाँ, हम लोगों के कह सकते हैं कि इस प्रकार हैं कि हमारा इनका, क्योंकि हमारी एनर्जी जो सोर्स है वही समझ लो, वहीं से हम लोग इराक, ईरान और सऊदी अरब, कुवैत, इन्हीं से हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल का। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। इनसे हमको अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाकर रखने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चन देख लिए। कल से आपको 10 क्वेश्चन टोटली मिलेंगे। ठीक है, 2 वीडियो में पूरा मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इतने दिनों के लिए आप लोगों को दिक्कत हुई, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आप लोगों को पूरा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।